औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बैरिस्टर मुख्तार अहमद है और आज का जो लेक्चर है बेसिकली लेक्चर्स की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी काफ़ी टाइम पहले, तो कोशिश करते हैं कि जो है ना जब भी मौका मिले तो हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो बस मसरूफियात की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। और ये मेरे लेक्चर्स जो है जैसे कि आपको पता है कि ये जो दोस्त अहबाब जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उनकी असिस्टेंस के लिए होती हैं, ताकि वो जो छोटे भाई हैं हमारे जो है ना बड़े सीनियर दोस्त भी हैं जिनका सर्विस लाज के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होता, तो या उन्हें जो है ना सर्च करने के लिए कोई इनिशियल कोई चीज़ चाहिए होती है, तो उनके लिए ये इनिशियल चीज़ें हैं जो मैं जो है ना अपने लेक्चर्स में अपनी इन जो वीडियोस में उनमें रिकॉर्ड करवाता हूँ। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली चंद चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहले आ जाता है कि प्रोबेशन जो है, प्रोबेशन इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद कंट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे, कंटेंजेंट पेड जो एम्प्लाई होते हैं, वर्क चार्ट बेसिस के ऊपर जो एम्प्लाई होते हैं। उसके बाद जो कंट्रैक्ट एम्प्लाई हैं कंफर्मेशन कैसे होती है उनकी, और जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वगैरह अगर होती है तो उसे कैसे डील किया जाता है। रिट्रेंचमेंट एक टर्म होती है, वो क्या होती है और कैसे इस्तेमाल होती है। उसके बाद री इंडक्शन वगैरह का ये जो है ना चीज़ें होनी है। बेसिकली मैं आज जो है ना वो इनके ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्रोबेशन क्या है? कोई भी सिविल सर्वेंट जब भी अपना जॉब में आता है तो उसका एक मखसूस टाइम पीरियड होता है। होती वो जो जॉब है वो परमानेंट एम्प्लाई होता है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ अपना टाइम रखा होता है कि इतना टाइम जो है वो होगा प्रोबेशन। प्रोबेशन में देखा ये जाता है कि बंदे का वर्क कैसा है और उसके बाद वर्क के साथ उसकी जो जिसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है और उसका कंडक्ट क्या है। ये चीज़ें दी जाती हैं मखसूस लिमिट ऑफ टाइम के लिए। तो और जो प्रोबेशन के ऊपर बंदा अपॉइंट किया जाता है उसे बताया जाता है कि कंडक्ट है क्या, कैसे होना चाहिए, कौन सी कंडीशंस आपने फुलफिल करनी होती हैं। तो वो कंडीशंस जो है ना बेसिक प्रोबेशन में आपकी वाच की जाती हैं और मखसूस टाइम में अगर आप उन कंडीशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो जो एम्प्लॉयर है आपको एक नोटिस दे के आपको जो है ना नौकरी से फारिग कर सकता है। बेसिक इसका जो है ना ये इशू है। तो अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा जो है ना इसमें मज़ीद जो है जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं कि जो प्रोबेशन वाला बंदा है क्या उसकी प्रोबेशन एक्सटेंड होती है आगे, या क्या उसकी प्रोबेशन में कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कंफर्मेशन के लिए। होता वो बिल्कुल परमानेंट एम्प्लाई है, बट प्रोबेशन अगर कंप्लीट हो जाती है और उसे एक्सटेंड नहीं किया जाता, टर्मिनेट नहीं किया जाता, तो इन मामलात में क्या करते हैं कि अगर कोई लेटर जारी नहीं होता, वो प्रोबेशन का पीरियड गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली रेगुलराइजेशन में चला जाता है। तो ये इसके अंदर एक जो है ना वो कंडीशन है कि इसके लिए स्पेशल कंफर्मेशन के लिए कोई नया लेटर, कोई नई चीज़ नहीं चाहिए होती। अगर टर्मिनेशन ना की जाए प्रोबेशन की पीरियड में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रेगुलराइजेशन वाली साइड पे चला जाता है। और उसकी रेगुलराइजेशन किस टाइम से होती है? बेसिक जब उसकी अपॉइंटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है। इनिशियल अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि बुनियादी जब उसे अपॉइंट किया जाता है उसका जो टाइम लिमिट है वो वहाँ से स्टार्ट होता है कि वहाँ से उसकी जो है ना वो सर्विस के जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो वहीं से स्टार्ट होंगे। ये नहीं होगा कि प्रोबेशन के जो पीरियड है वो उसमें से निकाल दिया जाए। तो इसलिए जो बंदा फिट होता है, जो बंदा इसकी उसका कंडक्ट ठीक होता है, वर्क वो ठीक कर रहा होता है, तो ऐसे बंदे को नॉर्मली रेगुलराइज कर दिया जाए। रेगुलराइजेशन ऑटोमेटिकली उसकी हो जाती है क्योंकि उसे टर्मिनेट नहीं किया जाता। तो ये हो गया प्रोबेशन। उसके बाद आ जाता है कंटिजेंट पीरियड। अमूमन कहते हैं जी कंटिजेंट पीरियड है, तो वो क्या है? वर्क चार्ज बेसिस के ऊपर होता है, चार्ज बेसिस होता है, यानी कि एक काम दिया जाता है, उसके ऊपर जो आपने काम करना है आपको वो पेमेंट दी जाती है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं, तो ये चीज़ें डेली वेजर्स होते हैं, यानी कि डेली वेजर्स जिसने जितना काम करना है उसे वो पैसे दिए जाते हैं। तो 89 डेज़ का कंटिजेंट पीरियड नॉर्मली जो है ना वो कंट्रैक्ट में अमूमन देते हैं। उसके बाद एक दिन की ब्रेक, आर्टिफिशियल ब्रेक देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा कंट्रैक्ट जो है ना वो रिन्यू होता रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये हैं वो प्रोबेशन से हट के हैं।
तो वर्क चार्ज वाला जो होता है, कंटिजेंट पेड जो होता है, जो डेली वेजर होता है, उनकी जो जॉब होती है वो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट कंट्रैक्ट होती है। यानी कि जिस कंट्रैक्ट के तहत उन्हें अपॉइंट किया जाता है, भर्ती किया जाता है, तो उन्हें एक जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है। और ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कोई बंदा भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफ़ी जजमेंट्स जो है ना वो दी हैं कि किसी बंदे को भी वर्बल बेसिस के ऊपर ना ही लगाया जाए, ना ही टर्मिनेट किया जाए। अगर लगाया जाता है तो वर्बली नहीं, उसे एक जो है ना एक कंट्रैक्ट, उसे एक एग्रीमेंट बनाया जाए, उसकी टर्म एंड कंडीशन वाज़ेह तौर पे लिखी जाए, ताकि उसके मुताबिक वो अपना काम कर सके, जॉब जारी रख सके। और जब निकालना भी है तो स्पेशल आपको पता ही होगा कि इसमें जो है ना शो का नोटिस वगैरह देना है, या कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। और अगर उसने निकालना है, निकालने के लिए स्पेशल टर्मिनेशन लेटर जो है ना वो जारी किया जाता है। कोई ऐसे नहीं है कि वर्बली आपको निकाल दें। हाँ, एक और चीज़ होती है कि जब आपका कंटिजेंट पेड है, अगर आपका कंट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया जाता, यानी कि 89 डेज़ का है, उसके बाद एक्सटेंड नहीं किया जाता, तो ये भी एक रीज़न होती है कि उसमें आपको जो है ना आपका कंट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आपका जो है ना जो मुआहदा लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो आपको निकाल देते हैं। तो इन सिचुएशंस में भी आप पाबंद हैं उस कंट्रैक्ट के जो कंट्रैक्ट आपने एम्प्लॉयर के साथ किया है। तो इसलिए आप लोगों को ये देखना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई बंदा आता है तो उस पहले कंट्रैक्ट की जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है वो किस कंट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर हो रही है, कौन सा ऐसा कंट्रैक्ट, टर्म एंड कंडीशन उसके अंदर क्या लिखी हुई हैं। उसके बाद फिर आगे आप जो है ना रूल आउट कर सकते हैं कि हमें किस साइड पे जाना चाहिए और किस तरीके से आगे मजीद चलना चाहिए। तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉय होते हैं कि ख़ास प्रोजेक्ट एक स्टार्ट होता है, उसके लिए हायर करते हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, आपकी जॉब ख़त्म हो गई, तो उसमें कोई ऐसा राइट क्रिएट नहीं होता कि आपको एक सेपरेट से या अलहदा से कोई ऐसा राइट दे दिया जाए कि जी नहीं जी कंट्रैक्ट अब ख़त्म भी हो गया है तो हमें जो है ना वो परमानेंटली रखा जाए। ये नहीं होता। कंट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद ही आपकी जॉब ख़त्म हो गई। और आगे आ जाता है कि जो कंटिजेंट पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें निकालने का क्या तरीका है। अगर 100 एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें रख लिया जाता है जॉब में, तो उन्हें किस तरीके से निकाला जाता है। उसके लिए ना एक एक सिस्टम है, उसे कहते हैं लाइफ, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट गो। यानी कि जो बंदा बाद में आ रहा है तो उसने, जो बंदा बाद में एम्प्लॉय आ रहा है तो उसे सबसे पहले निकलना पड़ेगा। यानी कि अगर 100 बंदों को अपॉइंट कर लिया गया है तो उसमें से उन्होंने रिट्रेंच करने हैं। इसे रिट्रेंच, इस कंडीशन को स्पेशली रिट्रेंचमेंट कहते हैं। तो 100 में से 50 बंदों को रखना है और 50 को निकालना है। अब ये नहीं होगा कि पहले वाले जो 50 है उन्हें निकाल दें, नहीं, जो लास्ट वाले 50 आए हैं उन्हें निकाला जाएगा। यानी कि उसी तरतीब से, सीक्वेंस से, पहले अगर लेट सपोज जो है ना 100 एम्प्लॉई हैं तो उसमें से जो 100 के एंड के ऊपर जो बंदा आ रहा होता है सबसे पहले उसे निकाला जाएगा। फिर ऐसे करते 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 50 तक लेके आएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि जो बाद में आने वाला है लास्ट इन फर्स्ट गो। तो ये एक फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद ये, इसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है तो फिर भी आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि भाई हमसे जो बाद में आए हैं उन्हें रखा हुआ है, हमें निकाल दिया है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी जो अप्रोप्रिएट फोरम्स होते हैं उनके ऊपर आप एजिटेट कर सकते हैं कि हम इन्हें जो है ना वो किस तरीके से निकालें। अच्छा, हमें निकाला गया तो किस तरीके से जो है ना इन्हें दोबारा वापस करवाया जाए। तो ये सारा सिलसिला होता है जिसे हम उस तरीके से जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज़, यानी कि 3 साल का कंट्रैक्ट अमूमन गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, 3 साल के कंट्रैक्ट के ऊपर रखते हैं। उसके बाद फिर उनकी टर्म एंड कंडीशन, वो भी सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। उनके साथ भी कोई ऐसी ज़्यादती होती है या कोई ऐसा मसला होता है तो उस कंट्रैक्ट को देखा जाता है कि उनके साथ जो है ना जो कंट्रैक्ट है या एडहाक के ऊपर, एडहाक और कंट्रैक्ट यानी कि दोनों एक ही तरह के हैं, तो वो किस तरीके से स्पेसिफिक टाइम के लिए उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद जब इनका कंट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा उनके साथ क्या रेगुलराइजेशन का उनका हक बनता है या नहीं बनता। ये सारी चीज़ें जो है ना आजकल बड़ा इशू बना रहता है कि जो 3 साल 6 साल काम करते हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट्स थी जिसमें ये था कि अगर बंदा एक परमानेंट पोस्ट मौजूद है उसके अगेंस्ट एक बंदे को जो है ना कंट्रैक्ट के ऊपर रखते हैं तो फिर परमानेंट पोस्ट के ऊपर, क्योंकि पोस्ट परमानेंटली है तो उसे कंट्रैक्ट के ऊपर क्यों रखा जाए, उसके राइट क्रिएट हो जाते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की करंटली कुछ ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि कंट्रैक्ट एम्प्लॉई
वो सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ दैट कंट्रैक्ट होता है। यानी कि अपने कंट्रैक्ट से हट के वो बंदा कोई अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ना नॉर्मली कंट्रैक्ट के जो केसेस आते हैं कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे उसे जो है ना रेगुलराइजेशन के लिए। कुछ ऐसे पंजाब पंजाब गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ऐसे सर्कुलर जारी करती है, ऐसी पॉलिसियाँ देती है कि जो मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें रेगुलराइज किया जाए। तो वो रेगुलराइजेशन के में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो या रेगुलराइज ना किया जा रहा हो, तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के फिर उससे रिलीफ ले लेना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यकीनन इस चीज़ के अंदर आ जाती हैं कि आप जो है ना उन्हें दोबारा रेगुलराइज करवा दें। ये सारे काम हो रहे हैं और कोर्ट से जो है ना मुख्तलिफ आर्डर्स हो रहे हैं। बट सिंपली अगर आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रैक्ट बेस के ऊपर, जैसे पहले हम कोर्ट में जाते थे, कोर्ट में जाके फौरी तौर पे स्टे भी मिल जाता था, सारा कुछ हो जाता था, अब बहुत मुश्किल हो गया है। मोस्टली जो जजेस हैं ना इस चीज़ को बड़ा यानी कि डिसलाइक करते हैं कि कंट्रैक्ट वाला जो एम्प्लॉई है, जब कंट्रैक्ट की बात आ जाती है तो वो कहते हैं कंट्रैक्ट वाला एम्प्लॉई की ज़िंदगी जो है वो टर्म एंड कंडीशन ऑफ दैट कंट्रैक्ट है, ना कि जो है अगर वो सब्सिक्वेंटली क्लेम करता है कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो गई है तो मुझे रेगुलराइज किया जाए। तो ये एक इशू जो है ना वो अच्छा खासा आ रहा है। उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेगुलर हो गया, रेगुलर होने के बाद अगर उसके साथ कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट मिस ट्रीटमेंट किया जाता है तो फिर तो वो रेगुलराइजेशन में आ गया ना। उसे फिर उन्हीं जो जो पंजाब के सर्वेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, तो वो जाएंगे इसी में ही पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। उसके बाद जो अपना सेंट्रल के हैं वो इसमें चले जाएंगे, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होते हैं जिनके जो है ना इसके स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं, अगर जो वहाँ पे नहीं जा सकते, जो इस डेफिनेशन में नहीं आते, तो वो फिर हाई कोर्ट में आ जाते हैं। बाकी उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह के लोग होते हैं, जैसे कि आपको पहले भी जो है ना मेरे लेक्चर्स में आपको मिलेगा, तो वो लेबर कोर्ट में जाते हैं। जो इंटर प्रोविंशियल जो होती है उसे इसमें NIRC में जाना होता है, वो सारे फोरम उसके साथ अवेलेबल होते हैं। तो अभी हमारा जो है ना इसमें जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो मैंने मोस्टली इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना वो डिस्कस कर दी हैं। अब री इंडक्शन का सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि री इंडक्ट कैसे किया जाता है। री इंडक्ट का मतलब ये है कि एक बंदे ने नौकरी छोड़ दी, यानी उसे निकाल दिया गया, फिर उसे री इंडक्शन के लिए जो है ना वो कर लेते हैं, दोबारा उसे हायर कर लेते हैं, तो उसे री इंडक्शन कहा जाता है। तो बेसिक जो है ना वो जब री इंडक्ट किया जाता है उसके लिए भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। एक बंदे को अगर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीट किया जाता है, यानी कि 3 बंदों को निकाल दिया जाता है या 6 बंदों को निकाल दिया जाता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशली जो है ना वो ये किया जाता है, जो सबसे बाद में आने वाला है उसे पहले री इंडक्ट कर दिया जाता है। इट मीन्स कि फिर जो है ना कलरेबल एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने प्ले किया है। अदरवाइज जो है ना निकालना सिर्फ 3 को था, 3 को उन्होंने रखना था। तो पहले वाले जो है ना अगर रूटीन से निकालते तो फिर यकीनन रिट्रेंचमेंट की जो है ना वो कंडीशंस आ जानी थी। उसे निकालने के लिए 6 को निकाल दिया, उसके बाद 3 बंदों को जो उनकी अपनी जो है ना वो मंजूरी नज़र थी उन्हें लगा दिया। वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी भी जो है ना वो सारी रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। तो आज का हमारा सिर्फ लेक्चर इसी के ऊपर था कि किस तरीके से होता है। और उसके बाद लास्ट एक और चीज़, टर्मिनेशन। जब टर्मिनेट किया जाता है तो टर्मिनेशन ना डिसमिसल है ना रिमूवल है, ये कोई कन्विक्शन नहीं है। टर्मिनेशन सिंपल, यानी कि आपने जॉब छोड़ दी या आपको जॉब से निकाल दिया गया। अदरवाइज डिसमिसल तो ये होती है कि डिसमिस अगर हो गया तो फिर बंदा सब्सिक्वेंटली किसी भी जॉब के लिए डिसेबल हो गया, फिर वो किसी और गवर्नमेंट की एम्प्लॉय कोई जॉब नहीं कर सकता। रिमूवल भी जो है ना वो अच्छा खासा नुकसान देती है, वो पनिशमेंट्स हैं। मगर जो टर्मिनेशन है सिंपल टर्मिनेशन है, कंट्रैक्ट के ऊपर है, प्रोबेशन के ऊपर है, या इनके ऊपर जो टर्मिनेशन है वो सिंपल टर्मिनेशन होती है। उसका मतलब सिर्फ नौकरी से निकल जाना होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।